हेलो। तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे और थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट पढ़ा था इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था। अब पढ़ना था, नाउ वी हैव टू स्टडी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट दो प्रोसेस है, पहला है रिवर्सिबल, दूसरा प्रोसेस है इरिवर्सिबल। ओके, तो लेट्स स्टडी अबाउट दीज। पहला प्रोसेस है रिवर्सिबल और दूसरा प्रोसेस है इरिवर्सिबल। ठीक है, नाउ अब समझते हैं। लेट्स कंसीडर अ सिलेंडर पिस्टन असेंबली। ओके, सिलेंडर गैस सिलेंडर पिस्टन असेंबली। दिस इज piston. This is piston applying external pressure P external. Okay, it contains a gas. Let's consider any gas. The pressure of gas is Pg. Okay, now अब क्या करना है कि अब now क्या कंसीडर किया, 1 2 3 4 डॉट अप टू 100 सर्कल्स बनाया। क्या बनाया? 100 सर्कल्स। ओके, ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सैंड पार्टिकल। ठीक है, सैंड पार्टिकल, छोटा टाइनी स्फेयर्स। कंसीडर इट एज टाइनी स्फेयर्स। ओके, नाउ अब क्या किया कि पहले स्टेप में एक सैंड पार्टिकल को उठा के यहां पे रखा, सिर्फ एक सैंड पार्टिकल। ठीक है, अब एक सैंड पार्टिकल को उठा के यहां रखा तो इसके कारण कितना एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज किया होगा? वेरी स्मॉल। ओके, तो ये जो पिस्टन है ये कितना मूव किया होगा? डाउनवर्ड की ओर कितना मूव किया होगा? वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल। ओके, लेट से ये यहां था इनिशियल आई, तो फाइनल का एरो कहां बनाएंगे? फाइनल का एरो एकदम यहां, एकदम क्लोज टू दिस इनिशियल। लेट से दिस इज फाइनल। ओके, नेक्स्ट क्या किया? सैंड पार्टिकल नंबर 2 उठा के रखा, यहां पार्टिकल नंबर 2 रखा। अब कितना चेंज आएगा? तो अब इनिशियल ये हो गया होगा, तो फाइनल कितना होगा? अगेन नेग्लिजिबल चेंज, फाइनल। ठीक है, अगेन नेग्लिजिबल चेंज। फिर 3 उठा के रखा, फिर अगेन नेग्लिजिबल चेंज, फिर 4 रखा, एंड सो ऑन अप टू 100। धीरे धीरे, मतलब एक पार्टिकल उठा के रखा है उस पिस्टन के ऊपर, तो एक्सटर्नल प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है? वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल। ओके, वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल चेंज आ रहा है। ठीक है, नाउ अब इरिवर्सिबल में इधर भी एक सिलेंडर पिस्टन असेंबली बनाते हैं। ये बनाया पिस्टन, ये अप्लाई कर रहा है। पिस्टन का प्रेशर है P एक्सटर्नल, गैस का प्रेशर है अगेन सेम गैस का प्रेशर है प्रेशर ऑफ गैस। नाउ इरिवर्सिबल के केस में क्या किया? यहाँ रिवर्सिबल के केस में क्या कर रहे हैं? एक पार्टिकल ऑफ सैंड को उठाकर रख रहे हैं, एक पार्टिकल सैंड को उठाकर रख रहे हैं। नाउ अब इरिवर्सिबल में क्या किया कि जो ये 100 सैंड पार्टिकल है, इसको एक ही बार 100 सैंड पार्टिकल उठाया और पूरा का पूरा 1 2 क्या बनाए? 1 2 3 डॉट अप टू 100। इस 100 सैंड पार्टिकल को एक बॉक्स में फिल किया और उस बॉक्स को डायरेक्टली रख दिया, यहां पे डायरेक्टली रख दिया। क्या किया? डायरेक्टली 100 सैंड पार्टिकल को उस पिस्टन के ऊपर रख दिया। तो अब डायरेक्टली 100 सैंड पार्टिकल रखेंगे उस पे, तो प्रेशर में जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ चेंज आया होगा एक्सटर्नल प्रेशर में। कहने का मतलब यहाँ पे एक पार्टिकल रख रहे थे तो नेग्लिजिबल चेंज आ रहा था, पिस्टन वेरी स्लो मूव कर रहा था। वेयर अगर ये इनिशियल है
और एक ही बार एक वन गो में रखा, वन गो में 100 पार्टिकल्स रख दिया तो लेट से कंसीडरेबल चेंज जो आया वो यहां आया, ये पिस्टन यहां, फाइनल पिस्टन यहां आके रुका यहां। ओके, तो कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का क्या मतलब हुआ कि यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे क्या हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर प्लस जो चेंज इन प्रेशर आया वो, यानी वन गो में प्रोसेस हो गया। मतलब ये पिस्टन डायरेक्टली यहां आके रुक गया, बीच में यहां इरिवर्सिबल की तरह नहीं रुक रहा है, रिवर्सिबल की तरह नहीं रुक रहा है। तो क्या क्या इसका मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट है। मतलब एक ही बार 100 सैंड पार्टिकल का एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया, ठीक है। इनिशियली कितना था, पी जो फाइनल प्रेशर होगा वो पी एक्सटर्नल प्लस जो चेंज इन प्रेशर आया होगा डेल्टा पी, इसके कारण। तो ये कंसिडरेबल चेंज है, इसीलिए पी एक्सटर्नल को क्या रखा, कांस्टेंट। यानी एक्सटर्नल प्रेशर जो है दैट इज प्रेशर ऑफ एक तो पिस्टन का प्रेशर और इस 100 सैंड पार्टिकल का एक ही बार में प्रेशर दोनों ऐड हो गया, दोनों ऐड होके क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। वेयर एज यहां क्या हो रहा है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसमें कितना चेंज आ रहा है, नेग्लिजिबल चेंज। मतलब प्रेशर बहुत स्लो इंक्रीज कर रहा है, वेरी स्मॉल अमाउंट में। कहने का मतलब प्रेशर यहाँ पे वेरिएबल है, प्रेशर क्या है, वेरिएबल है। यहाँ वेरिएबल क्यों नहीं था, क्योंकि एक ही बार सैंड पार्टिकल रख दिया तो सडनली चेंज हो गया, वन गो में प्रोसेस हो गया। वेयर एज यहाँ पे एक एक करके रख रहे हैं तो वन गो में प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस नहीं हो रहा है, वेरिएबल प्रोसेस है। तो यहाँ पे पी एक्सटर्नल को क्या लिख सकते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, वेरिएबल है। ओके, एक्सटर्नल प्रेशर इज वेरिएबल, वेयर एज यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस प्रोसेस को क्या लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वन गो प्रोसेस का मतलब हुआ कि पिस्टन डायरेक्टली यहां आ गया। ओके, और वर्ड यूज हो सकता है क्वेश्चंस में, द पिस्टन मूव्ड सडनली, तो रिप्रेजेंट कर रहा है इरिवर्सिबल प्रोसेस, सडनली। ठीक है, सडनली वन गो प्रोसेस बोले, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ आ जाए द पिस्टन मूव्ड सडनली और रैपिडली, तो क्या कौन सा प्रोसेस होगा, इरिवर्सिबल। नाउ यहाँ पे कैसा चेंज हो रहा है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज, इनफाइनाइटली स्लो। मतलब इनफाइनाइट स्टेप लग रहा है इसको, यहां से यहां अगर और भी पार्टिकल रखते जाए तो इस पूरे पिस्टन को यहां आते बहुत ज्यादा इनफाइनाइट स्टेप्स लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस प्रोसेस को बोला जाता है, इस प्रोसेस का एक और नाम होता है दैट इज क्वासी स्टैटिक। क्या नाम होता है, क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक का मतलब वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो। ठीक है, वेरी वेरी स्लो। अच्छा, दूसरा जो थर्ड पॉइंट, जो सिस्टम है इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम throughout the process। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है, ये जो P एक्सटर्नल अप्लाई हो रहा है उसको हम नियरली इक्वल करके लिख सकते हैं किसके, प्रेशर ऑफ गैस के, क्योंकि बहुत स्लो चेंज हो रहा है। इनिशियली यहां था, फिर फाइनली यहां पहुंचा होगा, तो उतना ही प्रेशर अंदर से गैस भी अप्लाई कर रहा होगा, यानी गैस के बराबर एक्सटर्नल प्रेशर
जो है एक्सटर्नल प्रेशर जो है दैट इज नियरली इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस कंसीडर करते हैं, क्योंकि प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो बहुत स्लो 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 चेंज हो रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे हम नहीं लिख सकते कि एक्सटर्नल प्रेशर, वी कैन नॉट राइट दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस, ये नहीं लिख सकते, इज नॉट इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस लिख सकते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक है, एक इरिवर्सिबल वाला क्या हुआ, वन गो प्रोसेस होता है, सडनली एक्सटर्नल प्रेशर इज नॉट इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस, वेयर एज रिवर्सिबल में वी कैन राइट एक्सटर्नल प्रेशर इज नियरली इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस, रिवर्सिबल के केस में, है ना। क्यों लिख रहा है, क्योंकि जो प्रोसेस हो रहा है वो इनफाइनाइट स्टेप्स ले रहा है टू कंप्लीट। ठीक है, इट इज टेकिंग इनफाइनाइट स्टेप्स टू कंप्लीट। अगेन लिखते हैं यहां प्रेशर, यहां लिखते हैं, लेट्स राइट हियर इनफाइनाइट स्टेप्स टू कंप्लीट। अब इनफाइनाइट स्टेप ले रहा है तो ये किस तरीके का प्रोसेस हो जाएगा, एक आइडियल प्रोसेस, यानी सोचा हुआ प्रोसेस है। ऐसा रियली में तो नहीं होगा कि वेरी स्लो 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 चेंज हो रहा है। जो रियल प्रोसेस होगा वो तो ये होना चाहिए, सडनली चेंज जो नेचर में हो रहा होगा, ये इसको क्या लिख सकते हैं, रियल। और ये एक सोचा हुआ प्रोसेस है, इनफाइनाइट स्टेप ले रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया, आइडियल प्रोसेस। क्योंकि पिस्टन है वो बहुत स्लोली नीचे आ रहा है, इसीलिए इनफाइनाइट स्टेप ले रहा है कंप्लीट होने में। वेयर एज उस पे 100 सैंड पार्टिकल एक बार में ही रख दिया तो पिस्टन एक ही बार में नीचे आ गया, वन गो प्रोसेस और सडनली। ठीक है, ये हो गया रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल का चेंज। और क्या डिफरेंस लिख सकते हैं, वो अगर इनफाइनाइट स्टेप ले रहा है कंप्लीट होने में तो ये इसके बारे में लिख सकते हैं फाइनाइट स्टेप्स टू कंप्लीट, फाइनाइट स्टेप्स और फाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। वेयर यहां क्या लिख रहे हैं, इनफाइनाइट स्टेप्स टू कंप्लीट और इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। इनफाइनाइट टाइम ले रहा है कंप्लीट होने के लिए। ओके, तो ये डिफरेंस हुआ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बीच। अच्छा, इसको रिवर्सिबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां लिखा ना, सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम थ्रू आउट द प्रोसेस, इट कैन बी रीट्रेस्ड वेयर एज इट कैन नॉट बी रीट्रेस्ड। यहां पे लिखते हैं कांट बी रीट्रेस्ड, वेयर एज दिस कैन बी रीट्रेस्ड, क्योंकि हर एक स्टेप इसका इक्विलिब्रियम में थ्रू आउट द प्रोसेस। क्यों इक्विलिब्रियम में, क्योंकि नेग्लिजिबल और नियरली इक्वल एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो नियरली इक्वल है किसके, इस प्रेशर ऑफ गैस के। क्यों, क्योंकि जो पिस्टन है उस पे एक सैंड पार्टिकल रखते जाएंगे तो बहुत स्लोली नीचे मूव करेगा। अब 100 सैंड पार्टिकल अगर डायरेक्टली इस पे रख देंगे तो 100 सैंड पार्टिकल का प्रेशर लगेगा, एक साथ लगेगा, तो पिस्टन सडनली नीचे मूव करेगा, है ना। तो ये हो गया रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बीच का डिफरेंस। ये दो प्रोसेस होता है, पूरा थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सिमम टाइम यूज करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं आइसोथर्मल, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस वगैरह। आइसोथर्मल, लेट्स इरेज दिस।
जनरल प्रोसेस और भी जो प्रोसेस है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये सब तो गैसियस स्टेट में भी पढ़ते हैं. लेट्स सी अगेन. आइसोथर्मल प्रोसेस अगर बोला, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या क्या कांस्टेंट रहता है? एक तो नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट ही रहेगा. टी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. अब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 0. आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट एंड वी कैन राइट डेल्टा टी इज इक्वल टू 0. आइसोबारिक अगर हो गया, आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट रहेगा? एन. और बार किसका यूनिट है? प्रेशर का, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. ओके. आइसोकोरिक अगर आ जाए, आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक में एन एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. आइसोकोरिक में एन एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. और एक कौन सा बच गया? एडियाबेटिक. एडियाबेटिक अगर प्रोसेस है, एडियाबेटिक, तो इसमें हीट 0 होता है. यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. ठीक है. तो मेन प्रोसेस जिसमें डिफरेंस समझना था वो था इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल. बाकी आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, ये अनदर प्रोसेस है. तो ये हो गया प्रोसेसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक. नाउ अब पढ़ते हैं वर्क एंड हीट के बारे में. वर्क एंड हीट. वर्क एंड हीट को हम जानते हैं, इट इज नोन एज मोड ऑफ वर्क, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. दोनों ही पाथ फंक्शन है. किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे. पाथ फॉलोड. वर्क, अगेन एक सिलेंडर पिस्टन असेंबली कंसीडर कर रहे हैं. ये गैस है, सॉरी पिस्टन है. पिस्टन अप्लाई कर रहा है पी प्रेशर. इसमें एक गैस है. ओके. इस गैस का इनिशियल जो ये वॉल्यूम जो है ये है V1. ओके. और गैस का भी प्रेशर होगा कुछ ना कुछ. ठीक है. नाउ वर्क पढ़ते हैं फिजिक्स में. वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. F इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अब क्या हुआ कि जो ये गैस है, अगर गैस पिस्टन पे प्रेशर लगाए, अगर गैस पिस्टन पे प्रेशर लगाए तो पिस्टन कहां मूव करेगा? पिस्टन विल मूव अप. तो लेट से पिस्टन यहां आके रुका, पिस्टन यहां आके रुका, और जो न्यू वॉल्यूम है दैट वॉल्यूम इज V2. ओके. एंड जो ये डिस्टेंस आया, लेट्स रिप्रेजेंट इट विथ L. ओके. ठीक है. नाउ अच्छा एक बात और, ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन का जो एरिया है वो ए कंसीडर कर रहे हैं. लेट्स राइट एरिया ऑफ पिस्टन A. ठीक है. नाउ प्रेशर. अच्छा फोर्स, इस फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? दो वी नो दैट P प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ओके. तो इस फोर्स की जगह पे हम लिख सकते हैं प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया. तो अब इस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया को यहां अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वर्क का फॉर्मूला बन जाएगा प्रेशर. ये कौन सा प्रेशर है? एक्सटर्नल प्रेशर. एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर. ओके. एरिया A इंटू
डिस्प्लेसमेंट कितना का हुआ, एल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो एल। नाउ अब ये ए इंटू एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एरिया का यूनिट हम जानते हैं मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर एक्सेट्रा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कंसीडर किया। लेंथ डिस्प्लेसमेंट भी मीटर या तो सेंटीमीटर में, तो अगेन का सेंटीमीटर यहां ले रहे तो यहां भी सेंटीमीटर लिया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो रिप्रेजेंट क्या करेगा, सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। तो A इंटू एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया और मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A इंटू एल, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा V। तो A इंटू एल की जगह पे लिख सकते हैं P एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V। ओके, नाउ इन केमिस्ट्री इस जो P एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V है और जो वर्क है इसको निगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ओके, लेट्स राइट माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ठीक है, अब क्या देखना है कि अगर अब साइन कैसे कैसे लेना है, जब भी अगर वर्क डन बाय सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं वर्क डन बाय सिस्टम। ओके, तो वर्क डन बाय सिस्टम है, यानी ये वर्क कर रहा होगा पिस्टन पे, पिस्टन मूव कर रहा होगा अप, पिस्टन मूव कर रहा होगा अप, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, ग्रेटर होगा देन V1। तो माइनस जब V2 ग्रेटर होगा V1 से, तो ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव में आएगा और ओवरऑल वैल्यू किस में आएगा, निगेटिव में। ओवरऑल वैल्यू किस में आएगा, निगेटिव में। यानी वर्क डन बाय द सिस्टम अगर है, वर्क डन बाय द सिस्टम अगर है, तो वर्क का क्या साइन लेना है, निगेटिव के साइन, वो ऑटोमेटिकली यहां से आ जाएगा निगेटिव। ओके, नेक्स्ट वर्क डन ऑन सिस्टम। वर्क डन अगर ऑन सिस्टम है, अच्छा वर्क डन बाय सिस्टम है तो क्या हो रहा है, प्रेशर पिस्टन अप मूव कर रहा है, तो गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहां पे लिख सकते हैं एक्सपेंशन का केस, एक्सपेंशन। दूसरा वर्क डन ऑन सिस्टम, ऑन सिस्टम मतलब जो अब क्या किया कि एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, यानी पिस्टन को नीचे मूव कराने लगे, पिस्टन नीचे मूव कर रहा है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। मान लिया यहां पे आया न्यू वॉल्यूम, ये हो गया V2 इन केस ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, ये था V1, तो V2 माइनस V1 का वैल्यू क्या आएगा, V2 स्मॉल है, V1 ग्रेटर है, V2 इज स्मॉलर देन V1, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। तो ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलके क्या बनेगा, पॉजिटिव टर्म। यानी जब भी वर्क कर रहे होंगे ऑन सिस्टम, जब भी वर्क कर रहे होंगे ऑन सिस्टम और कंप्रेशन अगर हो रहा होगा, कंप्रेशन के केस में वर्क आएगा पॉजिटिव। ओके, वर्क डन बाय सिस्टम है तो निगेटिव साइन, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वर्क का साइन लेना है पॉजिटिव, वर्क का साइन लेना है पॉजिटिव। दूसरी बात, इसके बाद पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी अगर वर्क का साइन अगर भूल भी गए, निगेटिव लेना या पॉजिटिव लेना कंफ्यूज कर गए, तो एक तो ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, अगर एक्सपेंशन हो रहा होगा तो निगेटिव, कंप्रेशन हो रहा होगा तो पॉजिटिव। दूसरा कंसेप्ट क्या यूज कर सकते हैं कि जब भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा होगा, जब भी इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा तो वर्क पॉजिटिव लेना है। अनदर थिंग, जब भी इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज करेगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज करेगा तो वर्क का साइन निगेटिव। ठीक है, क्यों, नाउ कंसिडर अगेन, ये जो पिस्टन था यहां था, ये गैस था, अगर वर्क डन बाय सिस्टम है तो एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम आ जाएगा यहां तक। पहले इतना V1 वॉल्यूम था, अब हो गया V2 वॉल्यूम, मतलब
पहले गैस सिर्फ इतने ही वॉल्यूम में मूव कर रहा था। तो इतने वॉल्यूम में मूव जब कर रहा था तो ज्यादा कोलिजन हो रहा होगा बिटवीन गैस पार्टिकल्स। ज्यादा कोलिजन हो रहा होगा तो ज्यादा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, इंटरनल एनर्जी होगा। अब जैसे ही इसका वॉल्यूम बढ़ गया तो गैस पार्टिकल को और स्पेस मिल गया, दे विल मूव मोर फ्रीली, तो कोलिजन लेस होगा, कोलिजन डिक्रीज कर जाएगा बिटवीन गैस पार्टिकल्स। कोलिजन डिक्रीज कर जाएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा, यानी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। यानी जैसे ही एक्सपेंशन हुआ तो इंटरनल एनर्जी क्या हुआ, डिक्रीज। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज मतलब निगेटिव। और अगर इस पिस्टन को अगर कंप्रेस कर दे, मतलब यहां पे ला दे, तो और कम स्पेस हो गया, मतलब और कोलिजन होगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, यानी और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज यानी पॉजिटिव साइड लेना है। ठीक है, ये ऐसे याद रख सकते हैं वर्क का साइन कन्वेंशन को। ठीक है, तो ये हो गया वर्क। नाउ अब हीट के बारे में, हीट का साइन कन्वेंशन। अगेन इसको इरेज करते हैं। हीट, HEAT। अगेन जब हीट के बारे में बात करेंगे तो हीट अगर सिस्टम को दे रहे हैं, हीट गिवन टू सिस्टम है, हीट गिवन टू सिस्टम में दे रहे हैं, यानी सिस्टम की चीजों को बढ़ा रहे हैं, तो पॉजिटिव। हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम, यानी सिस्टम से हीट निकाल लिया, तो निगेटिव। ठीक है, हीट गिवन टू सिस्टम पॉजिटिव क्यू लेना है। हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम तो निगेटिव क्यू का वैल्यू, क्यू का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसके साथ निगेटिव लेना है। इन केस ऑफ टेकन, इन केस इट इज गिवन तो पॉजिटिव जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसके साथ पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अब इसको भी अगेन इंटरनल एनर्जी के मदद से हम याद रख सकते हैं। हीट है, अगेन सेम कंसेप्ट। अब बस वर्क नहीं कर रहे होंगे, वर्क की जगह हीट यूज कर रहे होंगे। अगेन पिस्टन, अगेन ये वॉल्यूम लेट्स रिमूव द वॉल्यूम। इसमें गैस का पार्टिकल्स है। ओके, पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, पिस्टन अगर मूव कर जाएगा तो ये वर्क हो जाएगा। गैस ए, ठीक है, गैस ए है। अब इस कंटेनर को हीट कर रहे हैं, यानी हीट कर रहे हैं इस पिस्टन को यहां से पिस्टन लगा हुआ है, सिलेंडर पिस्टन असेंबली को हीट कर रहे हैं। गैस का पार्टिकल्स यहाँ मूव कर रहा था। अब जैसे जैसे हीट दे रहे हैं तो इस गैस पार्टिकल का क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो ये जो गैस पार्टिकल है, गैस पार्टिकल का एनर्जी बढ़ जाएगा। एनर्जी क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही हीट करेंगे तो ये इसका एनर्जी बढ़ जाएगा और एक दूसरे के साथ जल्दी कोलाइड करेगा, जल्दी क्या करेगा, कोलाइड करेगा। जब भी हम हीट बढ़ाएंगे इसका, तो हीट बढ़ाने से इसकी क्या हुई, कोलिजन बढ़ा। कोलिजन बढ़ने के कारण क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है। और हीट क्या हो रहा है, गिवन टू सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम है तो पॉजिटिव। ओके, अब क्या किया, हीट देते अब हीट बंद कर दिया, हीट का सोर्स रिमूव कर दिया। अब हीट का सोर्स रिमूव कर दिया तो धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, धीरे धीरे इस गैस पार्टिकल्स का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, कंटेनर का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो कंटेनर का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो गैस पार्टिकल धीरे धीरे जो रैपिडली मूव कर रहा था इन प्रेजेंस ऑफ हीट, उसका स्पीड स्लो हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल धीरे धीरे कोलाइड करेगा, मतलब कोलिजन जो हो रहा होगा वो घट जाएगा। कोलिजन घट जाएगा तो इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए कोलिजन घट गया। यानी जब भी डिक्रीज हो रहा होगा इंटरनल एनर्जी में तो हीट का वैल्यू लेना है निगेटिव। ठीक है,
ये इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट ये हो गया हीट एंड वर्क के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल एनर्जी। अब पढ़ना है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। अच्छा, इस इंटरनल एनर्जी को किसी बुक में रिप्रेजेंट करता है या तो ई सिंबल से और या तो यू सिंबल से। चेंज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो डेल्टा ई, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई और या आइदर डेल्टा यू। ठीक है। नाउ अब इंटरनल एनर्जी क्या बोलता है, लेट्स राइट इट्स डेफिनेशन फर्स्ट। इट इज अ सम of all kind of energies associated with a molecule। क्या कह रहा है कि इट इज अ सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज associated with molecule। Let's write it as E। अगर ये इंटरनल एनर्जी है तो इस इंटरनल एनर्जी क्या है, सम है ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। अब ऑल काइंड ऑफ एक मॉलिक्यूल है ए, इसके पास कितने तरीके की एनर्जी हो सकती है, ई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ई पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, और क्या हो सकता है वाइब्रेशनल एनर्जी, और क्या हो सकता है रोटेशनल एनर्जी, और क्या हो सकता है ट्रांसलेशनल एनर्जी, और क्या हो सकता है तो डॉट 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 डॉट। क्यों डॉट डॉट डॉट, तो ये सब तो वो एनर्जी है जिसका नाम हम जान रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल। ये तो वो एनर्जी है जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, पता चल चुका है, पढ़ चुके हैं। ऐसा और भी एनर्जी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ मॉलिक्यूल। तो ये तो वो सारी एनर्जी है जिसके बारे में पता है। ऐसा और भी एनर्जी होगा डॉट 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 जिसके बारे में अभी तक नहीं पता चला है, इसीलिए लिखा डॉट डॉट डॉट। और भी कई तरीके की एनर्जी होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। अब इस मॉलिक्यूल में कुछ और भी एनर्जी हो सकता है, तो उसका भी जो हमें पता नहीं है, तो इसीलिए लिखा डॉट डॉट डॉट। ओके, नाउ अनदर पॉइंट, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ E means internal energy can't be determined। इंटरनल एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू हम पता नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि और कौन कौन सा एनर्जी एसोसिएटेड है उसके बारे में पता नहीं है। उसके बारे में पता नहीं है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, इसका रीजन यही है कि और भी एनर्जी एसोसिएटेड हो सकता है। ओके, लेकिन बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी वी कैन डिटरमाइन डेल्टा ई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इस अब लेट्स राइट E इज इक्वल टू ई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इन सब को कंसीडर कर लिया E0 प्लस E0। अब हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट किया E
ई एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्लस ई नॉट। ठीक है, अब क्या बोला, चेंज निकाल सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन द चेंज। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर सकते, लेकिन जो चेंज हो रहा है इंटरनल एनर्जी में वो चेंज पता कर सकते हैं। तो डेल्टा ई अगर लिख रहे हैं तो E2 माइनस E1 लिखना होगा, है ना। ओके, ई नॉट में वो भी एनर्जी है जो अननोन है, वो भी एनर्जी है जो अननोन है। तो E2 के लिए क्या लिख सकते हैं, E2 एट टेम्परेचर प्लस ई नॉट माइनस E1। अब E1 के लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस E1 एट टेम्परेचर माइनस ई नॉट। तो ये ई नॉट माइनस ई नॉट प्लस ई नॉट ऑटोमेटिकली कट गया, ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट कैंसल आउट हो गया। तो क्या बचा, E2 एट टेम्परेचर माइनस E1 एट टेम्परेचर। इसीलिए बोलते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड करने का जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर से पता करते हैं। ओके, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या बोला, इट इज अ सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल। तो उसमें ऐसा भी एनर्जी है जिसके बारे में हमें नहीं पता है। अब हमें नहीं पता है और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू की इंटरनल एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं बोल सकते कि ई का जो वैल्यू है वो 1000 किलो जूल, या ये बोल ही नहीं सकते, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू भी इसका फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या फाइंड करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करते हैं। ठीक है, दूसरा, जब हम स्टेट फंक्शन पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ा था इंटरनल एनर्जी के बारे में, ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन यानी अगर साइक्लिक प्रोसेस होगा तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का वैल्यू 0 फॉर साइक्लिक प्रोसेस। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो रहा होगा वो हो रहा होगा 0। ठीक है, मान लिया स्टेट ए से स्टेट बी पे गए और बी से ए पे अगेन आ गए, तो क्या लिखेंगे पहले, डेल्टा ई ए टू बी। लेट्स राइट। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि जो चेंज आया डेल्टा ई का, कहां से कहां गया, ए बी एंड देन बी से ए, तो ए टू बी देन बी टू ए आए। अब इसको स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं, तो डेल्टा ई ए से बी गया, है ना, प्लस डेल्टा ई बी से ए आया। ओके, लेट्स इरेज दिस। तो अब इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, यानी बी पे गया यानी ई बी माइनस ई ए, प्लस इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, बी से ए पे गया, फाइनल ए है, तो यानी प्लस में ई ए माइनस ई बी। अब यहां से देखेंगे तो माइनस ई बी से प्लस ई बी कैंसल, माइनस ई ए से प्लस ई ए कैंसल, यानी 0 आ गया। इसीलिए बोला गया फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा ई इज 0। स्टेट फंक्शन है, चाहे वो कोई भी स्टेट फंक्शन रहे, इंथैल्पी इंट्रोपी, वो भी 0 होगा। ओके, यहाँ इंटरनल एनर्जी पढ़ रहे हैं इसीलिए इंटरनल एनर्जी का बताया। तो ये हो गया इंटरनल एनर्जी के बारे में। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज, जिसका हम एग्जैक्ट वैल्यू कभी डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। और जो चेंज फाइंड कर रहे होते हैं उसके लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज हो रहा है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब इतना पढ़ने के बाद, अब इतना पढ़ लिया, स्टेट फंक्शन पढ़ लिया, पाथ फंक्शन पढ़ लिया, हीट एंड वर्क के बारे में पढ़ लिया, स्पेशली इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना चाहिए, डेल्टा यू पढ़ लिया, डेल्टा यू पढ़ लिया, हीट यानी क्यू के बारे में पढ़ लिया, डब्ल्यू यानी वर्क के बारे में पढ़ लिया। तो अब पढ़ना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। क्या लिखते हैं, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक फ्लॉट, FLOT। ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी जो भी प्रोसेस हो रहा होगा, क्या कह रहा है, उसमें एनर्जी कंजर्व रहेगा। इट सेज दैट एनर्जी जो होता है उसको हम ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी जो ऑलरेडी अवेलेबल है एक फॉर्म में, वही दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इट सेज दैट एनर्जी कैन नाइदर be created nor destroyed, but it can transform, चेंज हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है। ये क्या कह रहा है? इट सेज दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अच्छा, अब एनर्जी चेंज का मोड क्या क्या था? एनर्जी चेंज का रास्ता, किस किस रास्ते से एनर्जी चेंज हो सकता था? तो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हमने पढ़ा था Q एंड W के थ्रू ही। Q एंड W दो ही वेज होता है एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने का, एक तो हीट, एक तो वर्क। ओके, तो जो भी एनर्जी चेंज हो रहा होगा वो या तो हीट के कारण हो रहा होगा, या तो वर्क के कारण हो रहा होगा, या तो हीट भी कर रहे होंगे, वर्क भी हो रहा होगा, दोनों ही प्रोसेस हो सकता है। तो इसीलिए फर्स्ट लॉ क्या लिखा? डेल्टा यू, जो डेल्टा यू और डेल्टा ई, बोथ सिंबल इज करेक्ट। लेट्स राइट डेल्टा ई हियर। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रहा होगा, तो उस चेंज को कराने के लिए जो पाथ यूज हो रहा होगा वो या तो हीट होगा, और या तो वर्क होगा, या तो दोनों होगा। इसीलिए लिखा डेल्टा ई, जो चेंज कराया इंटरनल, जो चेंज कराया से एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? या तो हीट, या तो वर्क, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके, इसीलिए लिखता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बताता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू Q प्लस W। नाउ अब इसका ये जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को डिफरेंट तरीके से अगर मॉडिफाई करने की कोशिश करे तो बहुत सारी तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? तो अब अगर इधर पहला मॉडिफिकेशन बोल दिया कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, यानी Q का वैल्यू 0। Q का वैल्यू अगर 0 कर दिया तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो किसके कारण हो रहा होगा? W के कारण, है ना। तो यहां क्या लिखेंगे? डेल्टा E विल बी इक्वल टू W। और ये क्या सजेस्ट करता है कि जो भी वर्क हो रहा होगा, दैट वर्क इज गेटिंग डन ऑन द कॉस्ट ऑफ दिस इंटरनल एनर्जी, है ना। जो भी दूसरा स्टेटमेंट क्या कह सकते हैं कि जो भी इंटरनल एनर्जी का चेंज हो रहा होगा वो किसके थ्रू हो रहा होगा? वर्क के थ्रू। लेट्स राइट हियर, change in delta E, change in internal energy is only due to work। एक स्टेटमेंट ये, इसके डेल्टा ई को W के बराबर करके लिखा। दूसरा क्या लिख सकते हैं? W डेल्टा ई के बराबर है, तो लिख सकते हैं जो भी वर्क हो रहा होगा, वर्क इज
getting done on the cost of internal energy E, ठीक है, वर्क इज गेटिंग डन ऑन द कॉस्ट ऑफ दिस इंटरनल एनर्जी E, और जो चेंज आ रहा होगा डेल्टा E में वो किसके कारण आ रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्क के कारण, क्योंकि Q का वैल्यू तो ऑलरेडी 0 कर दिया। दूसरा, अच्छा अब इस W को लिखते हैं माइनस P एक्सटर्नल D डेल्टा V। तो अब यहां से दो चीज कंसीडर कर सकते हैं। अगर बोल दिया कि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो डेल्टा V 0 हो जाएगा। डेल्टा V 0 होने के कारण ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो जो डेल्टा E बचेगा वो किसके बराबर, हीट के बराबर। यानी क्या कहा कि जो हीट होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दूसरा पहला मॉडिफिकेशन ये, दूसरा तरीके से वेरीफाई किया इसके थ्रू। एक नाउ अनदर, अब क्या कर सकते हैं, एक बार तो Q को 0 करवाया, एक बार W वाले टर्म में डेल्टा V को 0 करवा दिया, ठीक है। अब डेल्टा P तो है नहीं, सिर्फ P एक्सटर्नल लिखा है, डायरेक्टली P एक्सटर्नल लिखा है। तो अब क्या लिख सकते हैं, इन वैक्यूम। अगर कोई प्रोसेस वैक्यूम में हो रहा होगा, वैक्यूम के प्रेजेंस में हो रहा होगा, वैक्यूम का मतलब कोई एयर नहीं है, यानी जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वैक्यूम में, एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो जाएगा। P एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू 0। अब P एक्सटर्नल 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0, वर्क 0 तो अगेन डेल्टा E विल बी इक्वल टू Q। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो Q आया डेल्टा E के बराबर, इसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया। यहाँ जो Q आया डेल्टा E के बराबर, इसमें P एक्सटर्नल 0 है, इन वैक्यूम हो रहा होगा ये, ओके। तो ये V और नॉट V का ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। अब इसको 0 बना दिया, P एक्सटर्नल 0 बना दिया, डेल्टा V 0 बना दिया, Q को 0 बना दिया। अब क्या बचा, अब बचा डेल्टा E। डेल्टा E को अगर 0 बना दे, अब बचा डेल्टा E को 0 बनाना है। तो डेल्टा E जब 0 होता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है, किस प्रोसेस में होगा डेल्टा E 0, या तो साइक्लिक प्रोसेस हो रहा होगा, या तो लेट्स राइट फॉर साइक्लिक प्रोसेस। अगर साइक्लिक प्रोसेस बोल दिया तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा E 0 हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा E 0 हो जाएगा। और अगर बोला आइसो एनर्जिक प्रोसेस है, क्या बोल सकता है, आइसो एनर्जिक। तो आइसो एनर्जिक बोलने का मतलब है कि डेल्टा E 0 है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, डेल्टा E इज इक्वल टू जस्ट लाइक आइसो बारिक, आइसो कोरिक, आइसो थर्मल क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा T, डेल्टा V, डेल्टा चेंज इन प्रेशर विल बी इक्वल टू 0। उसी तरीके से आइसो एनर्जिक जब बोल रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0, ठीक है। अब जैसे ही ये 0 हो गया तो व्हाट वी कैन राइट, Q विल बी इक्वल टू माइनस W। इस W को इधर लेके चले गए, इस W को इस साइड लेके चले गए, तो Q किसके बराबर आया, माइनस W के बराबर, ठीक है। तो ये चार तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं इस एक डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W पे, ओके। अच्छा नाउ इसके लिए प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस Q इज इक्वल टू माइनस W। तो Q के साथ क्या सिंबल है, प्लस, W के साथ क्या सिंबल है, माइनस,
ओके, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि हीट गेन बाय सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय सिस्टम, क्योंकि निगेटिव है वर्क, इज इक्वल टू WD वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा असर्शन रीजन में पूछ सकता है कि आइसो एनर्जिक प्रोसेस है तो हीट गेन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय सिस्टम, तो यस। अच्छा, इसको लिखने के लिए क्या किया था कि W को लेके गया था उस साइड, और इसके जगह पे हम ये भी तो लिख सकते हैं माइनस क्यू इज इक्वल टू W। तो अब ये स्टेटमेंट उल्टा हो जाएगा, हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्या हो जाएगा, हीट लॉस बाय द सिस्टम, और ये प्लस है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये स्टेटमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इसीलिए लिखा क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर का दो ही मोड होता है, दैट इज Q एंड W। ओके, नाउ let's write a question and then we will do that. ओके, तो ये क्वेश्चन गिवन है। गिवन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैस A है, गैस A जो है इट इज अंडरगोइंग एंड इट अंडरगोज चेंज फ्रॉम स्टेट X टू Y। ओके, तो लेट्स राइट दिस इज स्टेट X टू Y पे गया, स्टेट X से Y पे गया। अब क्या कह रहा है, इन दिस प्रोसेस जो हीट है वो है +10 जूल। क्या है, हीट का वैल्यू गिवन है +10 जूल। कब, जब X से Y जा रहा है, और वर्क है -18 जूल। क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वर्क इज गेटिंग डन बाय द गैस ऑन सराउंडिंग, है ना, और हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है +10 जूल। अब क्या कह रहा है, नाउ गैस इज ब्रॉट बैक टू स्टेट X। अब इस गैस को Y से अगेन X पे वापस लाया गया बाय अनदर प्रोसेस। ये गया प्रोसेस नंबर 1, ये हो गया प्रोसेस नंबर 2, इन विच हीट इवॉल्व। हीट क्या हुआ, इवॉल्व हुआ, यानी निकला। किससे निकला होगा, तो सिस्टम से निकला होगा, सराउंडिंग में गया होगा। तो हीट का वैल्यू क्या आया यहाँ पे, -6 जूल। अब क्या कह रहा है, इन प्रोसेस Y। अब पता करना है इन प्रोसेस Y में वर्क डन बाय द गैस हुआ है या वर्क इज डन ऑन द गैस हुआ है, और उसका वैल्यू। ठीक है, तो अब यहां पे क्या फाइंड करना है, वर्क फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा U लिखते हैं। Q गिवन है, डेल्टा U का वैल्यू पता चल जाए तो W निकाल लेंगे। अब डेल्टा U का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो वी नो दैट डेल्टा U क्या हुआ, X से Y गया, Y से अगेन X गया, इट इज इक्वल टू 0 क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस हो गया। X से Y, Y से X, और साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U का वैल्यू क्या होता है, 0, है ना। नेक्स्ट, इसको किसके इक्वल करके लिख सकते हैं, इसको इक्वल करके लिख सकते हैं डेल्टा U फ्रॉम X टू Y प्लस डेल्टा U फ्रॉम Y टू X, है ना। ये दो प्रोसेस का सम हो गया, ये ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस। तो अब डेल्टा U X टू Y यहां से फाइंड कर लेंगे। डेल्टा U यहां कितना आया होगा भाई, Q प्लस W लिखते हैं, तो 10 - 18 जूल, दोनों का जूल, तो -8 जूल आया डेल्टा U। किस प्रोसेस का, X टू Y वाले का। तो X टू Y वाले का वैल्यू कितना पता आया, -8 जूल आया। नाउ अब इस -8 जूल को लेफ्ट हैंड साइड अगर ट्रांसफर कर देंगे तो डेल्टा U Y टू X का वैल्यू आ गया 8 जूल, है ना। और आना भी चाहिए 8 जूल, तभी -8 जूल प्लस 8 जूल मिलकर के 0 होगा।
यहाँ कितना लगा -8 जूल, यहाँ प्लस का 8 जूल लगेगा, तभी तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होगा। तो अब इसका वैल्यू मिल गया 8 जूल, क्यू गिवन है -6 जूल, डब्ल्यू निकालना है तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 + 6, इट विल बी इक्वल टू व्हाट 14 जूल। और किसके अगेन और 14 जूल क्या आया, किस साइन के साथ आया, माइनस या पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ आया। तो पॉजिटिव के साथ आया तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वर्क इज गेटिंग डन ऑन द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस गलत, वर्क इज डन ऑन द गैस कितना, तो 14 जूल, बी का 1 ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है। ओके।